अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी आज हम डिस्कस करने चले हैं चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चंस। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट वन, नो डाउट। मॉडल फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है जो हमारा 20 चैप्टर है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो लेट वी स्टार्ट इट्स शॉर्ट क्वेश्चंस। और हाँ, एक बात बताता चलो यहाँ के बेटा, मैंने इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं दीज आर फ्रॉम द reduced syllabus. Not all the short questions are included over here. Definitely we are going to discuss only short questions from the reduced syllabus. तो वी विल मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 20। तो लेट वी मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट वन। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि जी बोहर्स थ्योरी जो है वो कई पास्टुलेट्स पे मुश्तमिल है। तो क्या कोई ऐसा पास्टुलेट है इसका जो हमारा क्लासिकल थ्योरी से कंट्राडिक्ट करता हो? तो बोहर्स थ्योरी जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न फिजिक्स थ्योरी। सर इसे क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं। तो क्या ये पुरानी फिजिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स उससे कंट्राडिक्ट करता है? तो इसका आंसर तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे बेटा यस, एक बात लिखेंगे। फिर आप ये रहा लिखेंगे हाँ इसके दो पास्टुलेट्स जो है वो कंट्राडिक्ट करते हैं नंबर 1 पे। सर फर्स्ट पास्टुलेट क्या है? जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर ये हर वक्त न्यूक्लियस से गिर्द मूव कर रहा है तो सर्कल में मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल तो रेडिएशन एमिट करते हैं, तो उस वक्त उसको हर वक्त रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। तो उसकी रेडिएशन बहुत कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। तो रेडिएशन एमिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो लेकिन बोहर्स थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बोहर्स थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ख़ास ऑर्बिट में मूव करता रहता है तो ना एनर्जी एमिट करता है ना जो है एब्जॉर्ब करता है। व्हेन इट इज़ गोइंग टू रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू रेडिएट। तो ये एक इसका पास्टुलेट है जो कंट्राडिक्ट करता है। और इसका पास्टुलेट नंबर 3 भी जो है वो कंट्राडिक्ट करता है। सर क्या? जो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो पुरानी थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी जो है बेटा वो हमारे पास बेटा यहाँ भी क्लासिकल थ्योरी जो है that talks about the continuous spectrum। लेकिन हमारी जो मॉडर्न थ्योरी है, जो हमारी बेटा क्वांटम थ्योरी है, दैट टॉक्स अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम। बिकॉज इसमें हम क्वांटाइजेशन पे बात करते हैं। हम कहते हैं नॉट ऑल इन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर पॉसिबल, ओनली फिक्स्ड इन वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर ओनली पॉसिबल। तो सर this is our first question. Let we move towards the next one, question number 3, because 2 is not included। ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है? तो क्या उससे ज़्यादा को एब्जॉर्ब कर सकता है? ये सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर भी है यस। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन एटम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 है। तो सर उसके ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर। अब आप अगर इसके ऊपर एक फोटोन फेंकते हैं सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? जी बिल्कुल करेगा सर। लेकर तो ये एटम से बाहर चला जाएगा। एटम से बाहर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी एटम से बाहर। तो सर यस इट कैन एब्जॉर्ब। तो आउटसाइड एटम इट्स एनर्जी वुड बिकम 0। ठीक है सर। अब सवाल ये है कि क्या 13.6 से ज़्यादा को भी एब्जॉर्ब कर लेगा? येस इट कैन एब्जॉर्ब। सर वाई? बिकॉज 13.16 वुड बी यूज्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी, बट द रेस्ट ऑफ एनर्जी वुड बी यूज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 13.6 से तो ये एटम से बाहर जाएगा और बाकी एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी बना लेगा। सर समझ गए बात को? तो सर वो फिक्स्ड एनर्जी कब चाहिए होती है? वो बेटा एक्साइटेशन के लिए चाहिए होती है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, वो तो एक्साइटेशन में चाहिए। मतलब हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 है और फर्स्ट स्टेट में -3.4 है। तो यहाँ तक एनर्जी का फ़र्क 10.2 है। तो ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये एक्साइट होना चाहता है तो ये सिर्फ किस फोटोन को जज़ब कर सकता है? 10.2, ना इससे ज़्यादा ना कम। लेकिन यहाँ तो आयोनाइज होने की बात थी। जब वो एटम से बाहर चला गया तो वो तो फिर 13.6 या उससे ज़्यादा दे दो, इट डजंट मैटर। सर इट्स क्लियर। सर लेट वी मूव ऑन। 4th क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूडेड। 5th की तरफ बढ़ रहे हैं सर। एक एटम को आप देखें और वहाँ से एक फोटोन एमिट हुआ है। एक एटम को आपने देखा, सर फोटोन क्या है? एनर्जी है। सर ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? हम तो कहते हैं एनर्जी ना नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो सर क्या ये इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी?
तो ये इट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बेटा कंजर्व रहेगी। सर हाउ एनर्जी वुड रिमेन कंजर्व्ड? देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था ये कैसे एक्साइट हुआ था, ये सोचें पहले। इसने इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, शायद आपने को फोटोन फेंका था जिसकी वजह से ये एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो ये अब यहाँ से मूव किया तो उतनी एनर्जी एमिट कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वॉज एब्जॉर्ब बाई द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट। तो सो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है यस, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड because this is the same amount of energy which was absorbed by the electron। ठीक हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अच्छा, हम जब कहते हैं कि एटम एक्साइट है, व्हाट डज इट मीन? तो बेटा किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, तो हम कहते हैं ये एटम एक्साइटेड एटम है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, सर आप कहेंगे व्हेन एटम इज एक्साइटेड इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड देन डेफिनेटली वी से दैट एटम इज एक्साइटेड, क्योंकि नॉर्मली कोई भी एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में। तो सो एटम एक्साइटेड मींस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। सिंपल क्वेश्चन है सर। अब क्वेश्चन ये है जी, एक्सरेज जो हैं वो वेव्स हैं, तो क्या वो रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, डाइफ्रैक्ट एंड पोलराइज हो सकती हैं? डेफिनेटली ये स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, ये फोटॉन्स हैं। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर भी बेटा यही है कि एक्स रेज जो हैं कैन बी सर रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डाइफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड। ये पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है बिकॉज दे आर वेव्स। तो सारी इसके साथ सिचुएशन पॉसिबल है। तो सर हम लेज़र की क्या एडवांटेजेस हैं? बेटा मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि इसके एडवांटेजेस वही हैं जो इसकी डेफिनेशन है। तो लेज़र लाइट क्या क्या थी? हमने पढ़ा था मोनोक्रोमेटिक थी, इसमें एक कलर होता है, यूनिडायरेक्शनल थी, तीसरी बात हमने पढ़ी थी कोहेरेंट थी, और फिर हमने पढ़ा था इट इज़ इंटेंस वन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की होती है, यूनिडायरेक्शनल में सारे फोटॉन एक ही सीमत में बहुत सारे फोटॉन चलते हैं। तो जब सारे फोटॉन इकट्ठे चलते हैं तो ज़ाहिर फेस कोहेरेंस भी है और ये शदीद लाइट बनेगी, इंटेंस। तो सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर सर लेज़र लाइट। लास्ट क्वेश्चन ये है कि लेज़र एक्शन जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन के ज़रिए क्यों नहीं हो सकता, के अलावा क्यों नहीं हो सकता? तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ द प्रोसेस, इज़ द सिचुएशन कहना चाहिए, प्रोसेस नहीं है, इज़ द सिचुएशन इन विच एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट आर मोर देन ग्राउंड स्टेट। तो अब लेज़र लाइट में हमने ये देखा था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो एकदम से डी एक्साइट होंगे, तो वहाँ से फोटॉन निकलेंगे जिनको हम लेज़र कह सकेंगे। तो अगर सारे वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो है ही नहीं, कलेक्टेड ही नहीं है, तो फिर वो इकट्ठे जो है डी एक्साइट नहीं होंगे, वहाँ से फोटॉन नहीं निकलेंगे और लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। सो लेज़र लाइट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन शुड बी देयर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द short questions of chapter number 20. G. Allah Hafiz.